हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। और अब हम तैयार हैं रीनीट के लिए। यहां पे 15 बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मैं कहूं टॉपिक आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। 15 क्वेश्चन जिसे मैं आपके साथ मिलकर सॉल्व करूंगा, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर हम पूरी डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, बाकी के 15 क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट के तौर पर आज की इस सेशन में मैं लेकर आया हूं। ये 30 प्रश्न नहीं, 30 टॉपिक हैं जिसके ऊपर हर साल सवाल पूछने की संभावना रहती है। ये खुद जो मैं लेकर आया हूं, ये भी खुद भी पीवाईक्यू है और इनसे संबंधित आप प्रश्नों को पिछले 4, 5, 6, 7, 8 सालों में बार बार देखे होंगे और देखते रहेंगे। इसलिए मेरी विनम्रता से अपील है कि जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब एग्जाम से मतलब है, मान लो 1 महीने बाद स्टार्ट है, 40 दिन बाद होगा, तो हम कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो यहां से तैयारी करें। आज आप कुछ मत करिए, जिन प्रश्नों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं प्रश्नों को बनाइए। जो प्रश्न आपसे इजीली बन जा रहा है, एक एक टॉपिक आपको हर इजीली दिखाई दे रहा है, उसे बढ़िया है कि वो आपका हो गया, आपको उसको छूने की जरूरत नहीं है। जिन जिन टॉपिक में आप कहीं फंस रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अगर उसमें कहीं संदेह हो रहा है, उस टॉपिक को अपने नोट से उठाइए, पढ़िए। जब आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बैचेस आपने साल भर पढ़ी हुई है, कहीं से भी उस नोट्स को उठाइए और उसको रिवाइज कर लीजिए। बस आज का काम इतना ही है। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एटलीस्ट बायोलॉजी के ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आते हैं, जिनमें से 15 मैं आपको डिटेल में हिंट करूंगा, डिटेल बताऊंगा, और 15 आपको खुद से करने हैं। ये आज का हमारा काम है। ये कर लिया तो बायोलॉजी के एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि यार इतना मुझे आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो इसको करके अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड करिए। ठीक है, तो आज का काम स्टार्ट करते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कोई हवा हवाई क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं, हवा हवाई टॉपिक नहीं है, सारे पीवाई क्यों है, तो आपको पढ़ने में और आसानी होगी। देखिए, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्या पढ़िए, तो रैंडम ही पढ़ते हैं। अभी चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा आज मैंने आधा चैप्टर ही पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा। तो आप एक काम करिए, पूरा सिलेबस उठा लीजिए बायोलॉजी का, और आज बदल बदल के रैंडम पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहला सवाल, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे जाने की संभावना बनती है, और वो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। मतलब कि अगर किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो कैसे करना है। इसका एक सवाल है कि किस तकनीक की सहायता से स्त्रियां ऐसे जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। अब ये प्रश्न अपने आप में मैं क्यों लेकर आया हूं कि ये प्रश्न तो है सीधा सा, पर ये प्रश्न कंफ्यूज करता है आपको। तो मेन सवाल ये पूछा गया है कि भ्रूण स्थानांतरण, ये पहले जो लाइन लिखी है वो एकदम कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। दूसरी लाइन, भ्रूण को स्थानांतरित करने की विधि बतानी है। मतलब डायरेक्टली हमको ये नहीं बताना है कि भाई वो निषेचन कहां हुआ, क्या हुआ, ये सब की बात नहीं है। यहां पर डायरेक्टली बात है कि एम्ब्रियो कैसे ट्रांसफर होता है। अब इन सभी के फुल फॉर्म और इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला है ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें हम युग्मनज को डालते हैं। ऑब्वियस सी बात है, युग्मनज भी एम्ब्रियो ही हुआ कि नहीं हुआ, ये एम्ब्रियो डाल दिया। इसका मतलब है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर यानी अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, इसमें भी हम एम्ब्रियो को ही डालते हैं। अब इन दोनों के ट्रांसफर को इसमें हम फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं और इसमें हम यूट्रस में डालते हैं, पता है। तो ये भी एम्ब्रियो है ये, लेकिन अप टू 8 सेल है। अप टू 8 सेल का मतलब होता है 8 कोश की अवस्था से पहले का भ्रूण। और ये वाला जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये जो है अप टू 32 सेल स्टेज तक हम इसमें डाल सकते हैं। अप टू मतलब अधिकतम 32 सेल स्टेज तक हम डाल सकते हैं। तो ये दोनों एम्ब्रियो ट्रांसफर की तकनीक है और इसी को हम आंसर मानते हैं। पर हमें जब रिवीजन कर रहे हैं तो हमें हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतः अंडाशय नली स्थानांतरण जिसे हम कहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें हम डालते हैं ओवा, इसमें हम ओवा का ट्रांसफर करते हैं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें से एम्ब्रियो डालते हैं, तो इसमें से एक विधि है, ये वाली विधि नहीं है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के अंदर इंजेक्ट कर देने की विधि है, ये लैबोरेटरीज में होती है। तो ये स्पर्म को डालने की विधि है, निषेचन की विधि है, एम्ब्रियो ट्रांसफर की नहीं। ZIFT एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण स्थानांतरण की विधि है। GIFT मैंने आपको बता दिया है, इसमें ओवा ट्रांसफर किया जाता है, और ये उन महिलाओं के लिए है जो oogenesis अच्छे से नहीं कर पा रही है, जिनका ओवा प्रॉपर अंडवाहिनी में नहीं आ पा रहा है, उन महिलाओं के लिए यह दिया जाता है। जो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर की विधि है, जिनमें ओवा नहीं बन पा रहा है उसमें GIFT है। ICSI का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। तो इसका जवाब तो आपको ढूंढना ही ढूंढना है, साथ ही इससे संबंधित सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना है कि ऐसा याद रखना है। देखो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट यानी भ्रूण को, युग्मनज को हम डाल रहे हैं अंडवाहिनी में। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि भैया निषेचन बाहर हो गया है।
ये टेस्ट ट्यूब विधि की विधि है, टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि है। इसमें निषेचन हम बाहर करते हैं, परख नली में करते हैं, आईवीएफ है ये, और ट्रांसफर वहां पर करवाया जाता है और वहां जाकर या तो अंडवाहिनी में या तो फिर गर्भाशय में। तो अंडवाहिनी में डालेंगे तो ZIFT और गर्भाशय में डालेंगे तो IUT। GIFT किसके लिए है? जो ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही हैं, अंडोत्सर्ग नहीं कर पा रही हैं, उन महिलाओं के लिए GIFT है। इसमें ओवा का ट्रांसफर किया जाता है। एंड बाकी बातें आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर तो एक टॉपिक कवर है, इससे संबंधित आप देखेंगे पिछले 10 सालों में 7-8 प्रश्न जरूर हैं, पक्के हैं। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। रिवाइज करो, आता है तो आगे बढ़ो, नहीं तो रिवाइज करो एक बार। दूसरा प्रश्न, जीन ABO ब्लड ग्रुप, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आपके दो चैप्टर में है, ठीक है, जेनेटिक्स में भी है और आपके उसमें ब्लड वाले चैप्टर में भी, मतलब बॉटनी जूलॉजी का दोनों का टॉपिक है। तो ऐसे टॉपिक के पूछने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि एक साथ दो चैप्टर में है। तो 2 चैप्टर में तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आता ही है। अब आप इसके बारे में रिवाइज करिए, फिर क्वेश्चन तो हम बनाएंगे ही कि ABO ब्लड ग्रुप बनता कैसे है। तो यू ऑल नो कि हमारे पास एक जीन होता है जिसका नाम है आई जीन। आई जीन के 3 एलील होते हैं, IA, IB, O, है ना, IO। IA जो है वो A ब्लड ग्रुप बनाने के लिए जाना जाता है, B जो है B ब्लड ग्रुप के लिए, O जो है O ब्लड ग्रुप के लिए बनाने के लिए जाना जाता है। A जो है वो A शर्करा बना रहा है, B जो है वो B शर्करा बना रहा है, O जो है कोई शर्करा नहीं बनाता है। ये 3 एलील हैं, पर 3 में से कोई 2 ही किसी एक इंसान में रह सकते हैं। इसका पूरा अध्ययन करने के लिए हमें जनसंख्या का अध्ययन करना पड़ता है। ये आपके नोट्स में लिखा होगा, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको वर्बली रिवाइज कराऊंगा, लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो जीन के 3 एलील होते हैं, राइट। कौन कौन से? IA, IB। खुद को पूरा याद दिलाना, हड़बड़ी में सवाल मत बनाना। रिवीजन का यही मतलब होता है और क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन का यही मतलब होता है कि जब आप क्वेश्चन बनाएं तो डिटेल में बनाएं पूरा। दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 ही होंगे, पक्की बात है, या तो A होगा या तो B होगा या तो O होगा, इन तीनों में से कोई 2 ही होंगे। जब A B दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक प्रकार की शर्करा बनाते हैं, यह बात गलत है। यहां पर आता है सह प्रभाविता का नियम। ये दोनों कहानी जो है आपके सह प्रभाविता के नियम को मतलब बताती है, और सह प्रभाविता का नियम यहां पर यह है कि इसलिए यह गलत है कि दोनों मिलाकर के एक नहीं, दोनों मिलाकर अलग अलग अभिव्यक्त करते हैं। यहां पर A भी बनेगा और B भी बनेगा, दोनों बनते हैं। तो जब दोनों बनते हैं तो सह प्रभाविता का नियम है और यही कथन गलत है। आई एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता है। तो यहां से आपको एक उत्तर मिला और एक टॉपिक मिला जिसको आपको रिवाइज करना है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग बनती कैसी है। ये रक्त वाले चैप्टर से पढ़ लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से पढ़िए, रिवाइज करिए। इससे सवाल जरूर आते हैं, कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, कौन एलील बनाता है, माता पिता का ब्लड ग्रुप आपको पता है। 26 में भी क्वेश्चन आया था इसके ऊपर में कि पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माता का ब्लड ग्रुप ये है, तो क्या आएगा। तो इससे संबंधित ये टॉपिक पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना है, आप उसे तैयार रखिएगा। ये एक टॉपिक और मैंने आपको दे दिया। अगला टॉपिक आपको देता हूं, इसके ऊपर भी बहुत सवाल हैं। सही युग्म को चुनिए। हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा बायोटेक जो जूलॉजी का पार्ट है और थोड़ा सा जेनेटिक्स जो बॉटनी का पार्ट है, इनसे मिला जुला एक टॉपिक कि लाइगेज 2 DNA अणुओं को जोड़ता है। क्या ये बात सही है? अब संबंधित आपको एक प्रश्न मिल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इस टॉपिक पे चोट करनी है, इस टॉपिक पे मार करनी है कि ये टॉपिक दोबारा अगर कभी पूछे तो क्या होगा। तो आपका काम ये है कि जेनेटिक्स में जितने भी आपको मैंने या फिर आपके जो भी आपने क्लासेस अटेंड की है उसमें जितने भी एंजाइम है उनका आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए कि बॉस DNA प्राइमेस क्या करता था, है ना, पॉलीमरेज क्या करता था, 1 2 3 पॉलीमरेज क्या है, RNA पॉलीमरेज क्या है ना, और हेलिकेज क्या करता था, टोपोआइसोमरेज क्या है, गायरेज क्या है, ये पूरा रिवाइज कर लीजिए। और फिलहाल ये सवाल बनाइए कि लाइगेज 2 DNA अणुओं को जोड़ता है, ये बात तो सही है। पॉलीमरेज DNA अणु के जो खंड है उनको तोड़ता है, नहीं भाई, नए DNA खंडों को बनाता है, नए DNA को बनाने का काम करता है और वो 5' to 3' डायरेक्शन में काम करता है। अगले सवाल, न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड्स को काटने का काम करेगा, 2 रज्जुकों को पृथक नहीं करता। ये न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक DNA न्यूक्लियस को कहीं से न्यूक्लिक एसिड्स को काट देता है। 2 रज्जुकों को पृथक करने का काम जो होता है वो हेलिकेज का होता है। ये एक रिवीजन हो गया आपका। अगला सवाल, एक्सोन्यूक्लियस DNA के विशिष्ट स्थानों पर काट करता है, नहीं भैया, विशिष्ट स्थान हो गए तो ये एंडोन्यूक्लियस हो गया, है ना। एक्सोन्यूक्लियस कहां से कट करता है? ये इसके एंड पे कट करता है, सिरों पे कट करता है, ठीक है। तो ये एक कहानी हो गई, एक सवाल हो गया और एक टॉपिक हो गया कि हमें पूरे एंजाइम का मतलब पता होना चाहिए। रिवाइज करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये पता है। तो 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं।
चौथा प्रश्न, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल पूछे जाने वाला, आनुवांशिक विकार। अभी फिलहाल आपको इसके पूरे टॉपिक रिवाइज करने हैं, कहीं से भी सवाल आ सकता है, पर मैं आपको 15 टॉपिक जरूर दूंगा, मैंने ये कहा था, और ये 15 क्वेश्चन आपके दिमाग को थोड़ा बहुत तो हिलाएंगे ही। सवाल ये है कि क्या हीमोफीलिया एक्स संलग्न रोग है? नहीं भैया, ये वाई संलग्न रोग है, ये बात गलत है, ये एक्स संलग्न है। और एक्स संलग्न में भी आपसे पूछा जाए तो आप बताना अप्रभावी रोग है। एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है आपके पास, ये वाला जो रोग है एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है। बढ़िया। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया अलिंग क्रोमोसोमल तक तो ठीक है, प्रभावी नहीं है, ये बात गलत हो गई, इसलिए ये अप्रभावी रोग है, आप इसका सही मतलब निकाल लेना। दात्र कोशिका रक्तता सिकल सेल एनीमिया अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी लक्षण है, क्रोमोसोम नंबर 11 की वजह से होता है, राइट ऑप्शन है। थैलेसीमिया ये जो है एक्स संलग्न है, ये जो है अलिंग क्रोमोसोमल विकार है थैलेसीमिया, ठीक है, इसलिए ये आंसर हो गया बॉस, दात्र कोशिका रक्तता सिकल सेल एनीमिया, ये अलिंग क्रोमोसोमल है, ये भी अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग ही है, बस क्रोमोसोम नंबर 11 नहीं होता, इसमें 11 16 दोनों होते हैं। खैर, तो फिलहाल ये पूरे पॉइंट हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इसको एक पूरा रिवाइज कर लीजिए। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही सवाल आएगा, पर यह सवाल जरूरी है। जब आप इस सवाल को बनाते हैं ना, इस सवाल को लाने के पीछे उद्देश्य है कि अगर आप इस सवाल को बनाते हैं, इसका मतलब ये टॉपिक आपको पता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिनको अगर पीवाईक्यू सॉल्व करने कहा जाए ना, तो पीवाईक्यू को रट देते हैं, यार पीवाईक्यू एग्जैक्ट आ जाए ये है, पॉसिबल है, पर 90 में से 10 एकदम एग्जैक्ट आ सकते हैं, 8 एग्जैक्ट आ सकते हैं, बाकी तो घुमाएंगे फिराएंगे ना। तो पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं कि उस प्रश्न को रट जाओ, पीवाईक्यू करने का मतलब होता है उस टॉपिक को रट जाओ, उस टॉपिक पे सवाल आते मतलब वो जरूरी है, इसलिए ये सारे टॉपिक जरूरी हैं। चौथे टॉपिक की तरफ में चलते हैं, एनिमल किंगडम, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। ये सही विकल्प का चयन करना है हमको यहां पर कि यार ये कौन है, ये एग्जाम्पल है और इनसे संबंधित विशिष्ट। मैं हमेशा एनिमल किंगडम जब भी पढ़ाता हूं तो बच्चों को कहता हूं, अगर तुम कुछ भी ना कर पाओ ना, तो वो 2 चार्ट और उसके एग्जाम्पल के विशिष्ट गुण जरूर पढ़ लेना, उनके विशिष्ट गुण जरूर पढ़ लेना। तो ये विशिष्ट गुणों पर सवाल हमेशा आते हैं, एक सवाल मतलब विशिष्ट गुण पे जरूर आएगा, एक सवाल उनकी अरी सम्मिति ये वाले जो चार्ट आते हैं वो, और उसका जो आखिरी वाला बड़ा सा चार्ट है, बहुहारी पीड़क, लोकस्टा कहते हैं इसको, यूथ जो होता है इसका बहुहारी पीड़क। वयस्कों में अरी सम्मिति और लार्वा में द्विपार सम्मिति, मतलब ये बात चल रही है किसकी, इकाइनोडर्माटा की, और इसका एग्जाम्पल है एस्टेरियस। पुष्ट फुफ्फुस बिच्छू में पाया जाता है और जीव संदिग्धि टीनोप्लाना में पाई जाती है। अब आपको यह टॉपिक पता चल गया, आप इससे संबंधित बाकी टॉपिक को भी पढ़िए कि पोरेफेरा में जलनाल तंत्र पाया जाता है, जल संवहन तंत्र किसके पास पाया जाता है, फ्लेम सेल किसके पास पाई जाती है, किसके पास वो कंकत पट्टिकाएं पाई जाती हैं, किसके पास जो है काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये सारे विषयों पे एक बार फिर से, किसके पास उत्सर्जन के लिए एंटीनल ग्लैंड होती है, ग्रीन ग्लैंड होती है, किसके पास जो है वो झिंगा, और इनमें क्या डिफरेंस है, ये पूरा टॉपिक एक बार आपको पूरा रिवाइज करना है और इसके ऊपर डैम श्योर सवाल आएंगे ही। हम 5 प्रश्न कर चुके हैं। छठे प्रश्न में पादप का वह भाग जिसमें 2 पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर है। अब ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये इजीएस्ट चैप्टर पर बच्चे हमेशा गलत करते हैं इनकी संरचना पे, तो इसकी संरचना एक बार जरूर जाके रिवाइज करिए। मेल संरचना, फीमेल संरचना, अंडवाहिनी, जो अंडाशय हो गया, भ्रूण, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु, परागकण, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष, है ना, परिभ्रूणपोष, या फिर न्यूसेलस, इन सब पे हमेशा दिमाग खराब करता है। तो कौन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर है, मतलब मां के अंदर बच्चा है या ऐसा है, तो पराग कोश के अंदर परागकण है, पराग कोश यार द्विगुणित संरचना है, ये पेरेंटल सेल है, और परागकण जो है इसकी युग्मकोद्भिद है, नर युग्मकोद्भिद, तो ये एक संरचना सही है। 2 नर युग्मक वाली परागकण, परागकण भी नर युग्मकोद्भिद का भाग है और युग्मक भी नर युग्मकोद्भिद के अंदर है। फल के अंदर बीज, ये भी जो है पेरेंटल स्ट्रक्चर है, तो इनमें भी नहीं माना जा सकता। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, बीजांड जो है वो मादा संरचना है और भ्रूणकोश जो है मादा युग्मकोद्भिद संरचना है, इसलिए ए और डी ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शन जो है गलत है। आपको इसको थोड़ा प्रॉपर रिवाइज करना है, बीजांड की पूरी संरचना याद करिए, भ्रूणकोश की पूरी संरचना याद करिए, उसका निभाग, चलाजा,
है ना, और जितनी संरचना, फिलीफॉर्म, अपैरेटस, एग सेल, सहायक कोशिका, एंटीपोडल, प्रतिव्याशांत, इन सबको याद करिए। परागकण को एक बार रिवाइज करिए, एक्साइन, एंटाइन, जनन छिद्र, है ना, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, इनको एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिए, आपका ये टॉपिक डन है। और मैं डैम श्योर कह रहा हूं जितने शब्द मैंने अभी बोले हैं वहां से सवाल पिछले 10-12 सालों में बार बार पूछे गए हैं, पढ़ना जरूरी है। यहां पे मैं एकदम एग्जैक्ट शॉर्टकट नहीं बोल सकता यही आएगा, पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये रिवाइज अभी करिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो ये पढ़िए। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है, वन ऑफ फेवरेट टॉपिक जो हर साल मैं कह सकता हूं कि पूछा जाएगा, वो आता है भाई कि कोशिका चक्र विभाजन की ये 4 अवस्थाएं हैं। ये हमारा G1 है, ये S है, ये G2 है, और ये हमारा जो है M फेज है। इसमें से G1, S और G2 में से खासकर अगर 2 पढ़ना है तो G1 और S में से सवाल डैम श्योर आना ही आना है। अंतरावस्था से सवाल में से 2 में से जरूर सवाल आएगा। तो सबसे पहला सवाल जीवन के बारे में पूछा है। आपको जीवन के बारे में पूछा है तो आप याद रखने, डीएनए संश्लेषण की प्रतिकृतिकरण एस फेज में होती है। और मैं आपको बता दूं एस फेज में कुछ और होता है, तो वो है आपका हिस्टोन, प्रोटीन बनेगा। और इसके अलावा आपका एक और चीज बनता है जिसका नाम है सेंट्रियोल, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा आप एस फेज में कुछ मत पढ़िए, एस फेज खत्म। तो ये पहला आंसर गलत हो गया। सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन होता है, ये बात कह रहा है, तो सभी का नहीं होता। कोशिकीय अवयवों का पुनर्गठन होता है पर सभी का नहीं होता, इसलिए गलत बात हो गई, सभी का गलत बात हो गई। कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती। एब्सोल्यूट राइट आंसर, एकदम सही बात है। केंद्रक विभाजन होता है, नहीं बेटा जी, एम फेज में। तो आप 2 काम करिए कि जीवन फेज में कोशिका वृद्धि होती है, बहुत सारे अवयव बनते हैं, बहुत सारे संगठक बनते हैं, बहुत सारे अंगक बनते हैं, पर डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती। कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, जीवन खत्म। और एस फेज में पहुंचे तो एस फेज में डीएनए और एस फेज में हिस्टोन एंड सेंट्रियोल। बस एक बात याद रखना कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र डबल नहीं होते। अब ये छोटी सी बात बताई है मैंने, इसके ऊपर आप उठा के देखो, आपके मैक्सिमम प्रश्न है यहां से। अगला 8वें प्रश्न पे है एक और वन ऑफ फेवरेट टॉपिक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब आप उठा के देखेंगे तो 2017 से लेकर 2026 के बीच में इन 9-10 सालों में इसके ऊपर कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। कहीं ये बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाने की संभावना बनती है। वे पृथक हुए डीएनए खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? मेरा तो सजेशन है कि पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू से लेकर लास्ट तक याद रखिए कि डीएनए के खंड छोटे वाले कहां मिलेंगे, छोटे वाले पॉजिटिव की तरफ में मिलेंगे, नेगेटिव वाले की तरफ में बड़ा खंड मिलेगा। जेल किसका है? एग्रोस का है। एग्रोस क्या है? समुद्री घास है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि हमने किस आधार पर अलग किया है, तो हमने उसके साइज के आधार पर अलग किया है, साइज के आधार पर, है ना। और जो चार्जेस हैं उसके बेस पर वो रन करता है और साइज के बेसिस पर हम उसको अलग कर लेते हैं। सवाल है कि डीएनए दिखता कैसा है, तो चमकीले नीले प्रकाश में नहीं, यूवी विकिरण में, एथिडियम ब्रोमाइड में। एथिडियम ब्रोमाइड उसको चमकीला नारंगी रंग बनाता है। कैसा दिखाई देता है बेटा? चमकीला नारंगी, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। इस टॉपिक पे उठा के देखिए, कम से कम 3-4 सवाल ना मिले तो बताना फिर आप मुझे। हम पहुंच गए 8-9वें प्रश्न की तरफ में। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आखिरी मोमेंट पे हैं और श्वसन वाले चैप्टर में से कुछ एक चीज पढ़नी है जो हर साल पूछे जाने की संभावना है, तो वो ऑक्सीजन का वियोजन हीमोग्लोबिन के साथ या फिर संयोजन के ऊपर ये जो चार्ट है वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता मुख्यतः ऑक्सीजन के दाब पर निर्भर करती है। यस, एब्सोल्यूट राइट। अब आपने ये पढ़ा होगा कि PCO2 और H+ और इसके अलावा जो pH है ये भी प्रभावित करता है, पर मुख्यतः लिखा है यहां पर, तो यस इज मुख्यतः ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। ये कम ज्यादा होगा तो डिसाइड करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन के बढ़ने से ऑक्सीजन में बाधा डाल सकता है। यस, PCO2 मतलब H+ के अलावा कुछ भी बढ़ेगा, चाहे वो CO2 हो, चाहे H+ हो, चाहे ऑक्सीजन के अलावा CO2, H या pH, तीनों में टेम्परेचर, ये चारों में से कोई भी चीज अगर ऐसा मान लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका सांद्रता बढ़ रहा है, H+ की सांद्रता बढ़ रही है, या फिर pH कम हो रहा है, एक ही मतलब है। यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत होता है कि H+ की सांद्रता का बढ़ने का मतलब होता है pH का कम होना और टेम्परेचर का अधिक होना। ये 4 चीजें अगर हो गई भैया, PCO2 अगर बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, pH कम हो रहा है, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो बंधुता कम होगी।
इसके अलावा वायु कुपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करती है। H+ की सांद्रता जो है वो कम करने में मतलब H+ जैसी बढ़ता है वो कम हो जाती है। ऑलरेडी आंसर पता चल गया। वायु कुपिका में कम PO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। यस, PCO2 कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें वियोजन करवाना है तो ये चीज जरूरी है। ठीक है, और इसमें PO2 कम भी होना चाहिए और ये वाली कंडीशन पे। और अगर आपको जोड़ना है ऑक्सीजन को तो इसका सबका अपोजिट कर दो। ये आप एक टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रीनीट में आ सकता है वो है प्रतिबंधन एंजाइम। पता करिए कि प्रतिबंधन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक्सो एंडो। इसके बाद एक टॉपिक आता है कि भाई इस पे कौन कौन सी चीजें कहां से काटती हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूरा चेक करता है, फिर कि बीच मध्य से थोड़ा किनारों पर जाकर काट देता है। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करते हैं। राइट आंसर। डीएनए की लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थल पर काटते हैं। पूरी बातें लिखी हुई हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है, बिल्कुल बातें लिखी हुई हैं। चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। अब ये प्रश्न पीवाईक्यू का अच्छा प्रश्न में से दिमाग खराब करने वाला प्रश्न था। बहुत सारे टीचर कहेंगे इस पे तो यार सही लिखा है, ये स्टेटमेंट सही है कि चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं या डीएनए लाइगेज जैसा काम करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। पर हमें बताना है प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में, तो ये प्रतिबंधन एंजाइम से संबंधित नहीं है, इसलिए ये कथन यहां पर प्रतिबंधन एंजाइम से संबंधित ना होने के लिए गलत है। ये प्रश्न अपने आप में आपको सिखाता है कि प्रश्नों को पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिसके बारे में पूछा है बस वही बताना है और किसी के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। इसके अलावा हमारे पास 11वें नंबर का प्रश्न है, वाहित मल उपचार के लिए अवायवी आपंग संपादचित्र में डाला जाता है। मेरे से अगर कोई बच्चा पूछेगा कि सर लास्ट मोमेंट पे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर को पढ़ना है, क्या चीज एकदम संभावना है कि सबसे अच्छा पूछा जा सकता है, तो दो चीजें हैं। एक वो चार्ट कि कौन सा एसिड कौन बनाता है, ये पहला बात, ठीक है, कि क्लोस्ट्रीडियम है तो ब्यूटारिक एसिड बनाएगा। एक और टॉपिक उसमें कि स्टेप्टोकाइनेज वाला टॉपिक, स्टैटिन्स वाला टॉपिक, मोनस्कस परप्यूरस वाला एक टॉपिक, और तीसरा जो सबसे जरूरी चीज मैं कहूंगा वो ये होगा कि भाई आप वाहित मल उपचार वाला संयंत्र को पूरा पढ़ लीजिए। तो इसमें पूछा है कि अवायवी संपादचित्र में क्या डाला जाएगा। अवायवी संपादचित्र पे वो जो वायवी संपादचित्र से निकला है, और वायवी संपादचित्र से कौन निकला है, प्राथमिक का पंख नहीं, ये तो प्राथमिक से निकला होगा। तैरते हुए कूड़े करकट, ये तो प्राथमिक से ही निकल जाते हैं। प्राथमिक उपचार के बहिर्स्त्राव को हम वायुवी में डालते हैं, इसको तो हम वायुवी में डालते हैं। जो वायवी से निकला है वो है सक्रिय आपंक, इसमें फंगस है, इसमें बैक्टीरिया है, इसको हमें मारना है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये पूरा डिटेल में पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे एसिड किसने बनाए, बहुत सारे स्टैटिन्स किसने बनाए, इसके बाद साइक्लोस्पोरिन किसने बनाया, ये चीज आपको एक बार पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकाइनेज किसने बनाया, ये चीज आप रिवीजन कर लीजिए। टॉपिक आपका डन है बॉस, डन। अगली कहानी, अंतः श्वसन के दौरान होने वाली घटना। श्वसन वाले चैप्टर से एक और टॉपिक जो मैं बच्चों से कह दूं कि श्वसन पे आ सकता है वो ये है कि सांस लेते और छोड़ते कैसे हैं, तो इसके ऊपर डायरेक्टली आते हैं, आप इसे रिवाइज कर लेना। डायफ्राम का संकुचन तो होना ही चाहिए, डायफ्राम नीचे जाएगा, अंतरापरसुक पेशियां बाहर जाएंगी, ठीक है, अंदर का आयतन बढ़ाना पड़ेगा, तो अंतरापरसुक पेशी का संकुचन होगा तो वो बाहर चली जाएंगी। फुफ्फुस का आयतन कम नहीं बढ़ेगा, अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना नहीं घटना, आयतन बढ़ेगा तो दाब घटता है। और यही सारी चीजों का सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए कि कौन बढ़ रहा है तो कौन घट रहा है। इस हिसाब से आपके दो कथन बिल्कुल सही हैं और बाकी कथन गलत हैं। ये 12 प्रश्न आपके हो गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं। संघ कॉर्डेटा, वन ऑफ फेवरेट प्रश्न, पूरा एनिमल किंगडम एक तरफ, उसके दो सवाल, और कॉर्डेटा के ऊपर में एक सवाल जरूर आता है। अब वो कहां से आएगा, उसका एक फेवरेट प्रश्न ये है, इससे संबंधित टॉपिक जरूर पूछे जाएंगे हमेशा। कॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है, जीवन के अंत तक बनी रहती है। वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणी काल में उपस्थित रहती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है। कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, हेमी, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। अब मैं इसके लिए एक तरीका बताता हूं कि कई बार ऐसे प्रश्न जो अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे, जो 2026 में बच्चों ने कुछ गलतियां की, उसका एक नमूना दिखाता हूं। बच्चा अगर पूरा पढ़ने जाएगा ना तो टाइम भी लगता है। प्रश्न बनाते समय इस बात का बिल्कुल, अच्छा टॉपिक तो रिवाइज हो गया, अब सवाल कैसे बनाना होता है।
तो पांचों चारों स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको पहले गलत ढूंढ लेना है इनमें से। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रश्नों को सॉल्व करने का बड़े बड़े प्रश्न में। जैसे कॉर्डेटा को 3 उपसंगों में विभाजित किया गया, हेमी कॉर्डेटा उसका पार्ट नहीं है, तो डी कथन तो गलत है। तो जिसमें जिसमें आपको डी दिखाई दे, कहीं दिखी नहीं, ये डी दिख रहा है, ये स्टेटमेंट आपने काट दिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय और खोखला होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो पृष्ठीय भाग पे होता है और खोखला होता है, ये एक बात हो गई। वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणी काल में होते हैं। वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणी काल में होते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो गई। इसके अलावा यूरोकॉर्डेटा, जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, जिसे अपन ट्यूनिकेटा भी कह सकते हैं, है ना, हाँ मतलब ट्यूनिकेटा, पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैला होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया क्योंकि उनके सिर्फ पूंछ में होता है और जीवन के अंत तक बने रहने वाला ऑप्शन इनमें से गलत हो गया। तो हाँ, यहां पर हमारे पास ए और डी कथन ऐसे हैं, ए कथन है और अच्छा सही बताना है, तो ये गलत है, ये हो गया। तो बी और सी कथन हमारे पास में सही कथन हो गए, बाकी कथन यहां पर गलत हो गए। बी और सी कथन सही है, ए और डी गलत है, तो ए और डी को हमने हटा दिया। जहां जहां ए और डी लिखा हुआ था, अगर ए को कर देते तो पहले गलत हो जाता। तो इस तरीके से ये जल्दी प्रश्न बन सकते हैं, टॉपिक जरूर पढ़ लेना। जीवन को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए, बायोटेक्नोलॉजी का ये टॉपिक वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है, जरूर पढ़िए। बैसिलस तुरंजेनेसिस क्या करता है? क्राई प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब आप जैसे एक को देख लिया आपने, फटाफट देखोगे ए का चौथा कहीं दिया हुआ है, ए का चौथा यहां दिया है, आपने अपने आंसर सेट कर लिया, खत्म। ये भी तरीका है फटाफट बनाने का, बहुत देर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप पढ़ सकते हो, थर्मस एक्वेटिकस एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम एक क्लोनिंग वेक्टर है जो प्लांट के लिए काम करता है, टीआई प्लाज्मिड साल्मोन टाइफिमोरियम प्रथम बार आरडीएनए अणु का निर्माण करता है। तो ऐसे बड़े प्रश्न जल्दी बनाना भी रीनीट में जरूरी है, अदरवाइज बच्चों का बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा वक्त चला जाता है। और एक आखिरी प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको टॉपिक दूंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, आपको पूरा कुछ भी थोड़े से भी करना होगा। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक कौन है? जो निरोधक है, यू ऑल नो मैलोरेट, वो निरोधक का नाम होता है। अब देखो ए का दूसरा कहीं दिया हुआ है क्या? तो ए का दूसरा इन दोनों में है। अब अगला कहानी, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है? प्रोटीन्स में। प्रोटीन कौन है? कोलेजन। तो चौथा आंसर है, तो बी का चौथा ये कट गया, आंसर हो गया पहला। बाकियों को फिर अब तुम्हारे पास टाइम है तो मिला लो कि कोशिका भित्ति का पदार्थ है काइटिन और द्वितीय उपापचय रिशियन का नाम है, ठीक है। तो डी का आंसर हो गया पहला। इस तरीके से अगर आपको डी को देखते तो आंसर आपने पहला बना लिया। इस तरीके से ये 15 प्रश्न, 15 टॉपिक मैंने आपको पूरी बायोलॉजी के दे दिए हैं। अब यहां से टॉपिक दे रहा हूं एक और, इसको प्रश्न को बनाओ कि मतलब ये अंडाणु जनन जरूर पढ़ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट पे बता सकते हो। ये 16वें नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर बताओ, 17 नंबर का प्रश्न है। ट्रांसलेशन जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो भाई साहब, ट्रांसलेशन पढ़े बिना कल्याण नहीं होने वाला। इसके ऊपर सवाल आएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे बताना। 18वें नंबर का कमेंट आप बताओ कि यार इंसुलिन, ये जो ह्यूमुलिन वाला है, ठीक है, ह्यूम्यूलिन के ऊपर अभी फिलहाल एक दूसरों से सवाल, ह्यूम्यूलिन पे सवाल नहीं आ रहे हैं 1-2 सालों से, तो इसके ऊपर इस बार पूछने की संभावना बहुत जरूरी है। 18वें नंबर का क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट पे बताना। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, ये बॉटनी से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इनके ऊपर कहां से क्या डायग्राम बनेगा, इसको एक बार पढ़िए, ये पढ़िए। 20वें नंबर का टॉपिक मैं आपको देता हूं भाई, ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकृत क्रिया से किससे निर्माण होता है। मतलब पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ लीजिए, आधा अधूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवाइज करिए, प्रश्नों को देखिए। ये 21 नंबर का टॉपिक हो गया, बीटी कॉटन, बीटी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको जरूर पढ़िए। कि कौन से नंबर क्वेश्चन हो गया भाई? 21। ये 22 नंबर का प्रश्न हो गया बच्चे जी। ये जो मैं कह रहा था आपको, ये वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप इसको ये जरूर पढ़िए, मोलस्कस परपुरस कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा। अब इसको 1 मिनट में अगर सॉल्व करना, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड बनाता है। एक आंसर हो गया, दूसरा किसी में नहीं है, बाकी ये आंसर सेकंड बन गया। बाकियों को आप मैच करके आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो ये कमेंट पे आंसर फटाफट देना, यही प्रैक्टिस करनी है कि कैसे एलिमिनेट करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पढ़ने बैठेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। विद इन 5 सेकंड, विद इन 6 सेकंड कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारा काम होता है। इसीलिए फ्लोरिडन मार्च की मांड की संरचना किसके समान होती है, मतलब एकदम तुरंत देखना है कि भाई ये सवाल के ऊपर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एल्गा जरूर पढ़ लीजिए कि भाई इसके पास ये कोशिका भित्ति ऐसी होती है, इसके पास ये होता है, इसके पास ये होता है, जरूर पढ़िए। 24 नंबर का रिवीजन करना है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। ये हाल फिलहाल अभी थोड़ा कम पूछा गया, बट फिर भी ये भी 2 चैप्टर में है।
एक तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग और दूसरा जनन स्वास्थ्य में, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। 25 नंबर का ये प्रश्न है, ये यार वन ऑफ फेवरेट प्रश्न की प्रोफेज, अगर आप कोशिका विभाजन पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपसे एक ही कहूंगा, प्रोफेज 1 का आप ये स्ट्रक्चर जरूर पढ़िए। पैकेटिन ये वो मैंने बहुत शानदार पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बहुत सारी जगह है, रिवाइज करो। और अगर इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको परेशान करता है तो आप हमें बताना, हम उसके साथ मिलकर कंप्लीट करेंगे। 26 नंबर का ये एक टॉपिक है, पीसीआर बीटी कपास, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आप एक बार जरूर बनाइए। 27 नंबर का प्रश्न, वायरॉइड, वायरस, प्रियॉन, इनके ऊपर पूछे जाने की संभावना बहुत बनती है, ये भी एक बार पढ़िए। इसका आंसर जरूर बताना मुझे कमेंट पे, ठीक है। अर्धवर्ती अंडाशय, अगर मॉर्फोलॉजी पे कहा जाए तो अंडाशय पे ऊपर सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि किसका अर्धवर्ती है, किसी का ऊर्ध्ववर्ती है, इसका सवाल भी आप मुझे कमेंट पे जरूर देना। 29 नंबर का सवाल है, ये जो आपका हार्मोन वाला चैप्टर है, हार्मोन्स पे सवाल कि गन्ने पे छिड़का है ना, गोभी पे छिड़का तो क्या हुआ, किसका लंबाई बढ़ाना है, जिब्रेलिन से कि साइटोकाइन से, ये थोड़ा सा रिवाइज करिए और आंसर फटाफट दीजिए। और 30 नंबर का आखिरी प्रश्न, ये वाला जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। अब देखो यहां पे मैंने 15 का बात किया था, 30 टॉपिक आपको दिए हैं रिवाइज करने के लिए, करिए रिवाइज सभी का। 15 जो बाकी मैंने प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर दीजिए मुझे कमेंट पे और बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है। मैं अगला टॉपिक सोच रहा हूं कि पूरी बायोलॉजी के अप्रॉक्स जो है 300 डायग्राम एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट 100 से 150 डायग्राम एक्सप्लेन करके आपको एक अच्छी बड़ी सी वीडियो बना करके एक थोड़ा सा आपको मैं दूंगा 1-1.5 घंटे की, जिसमें पूरे डायग्राम से संबंधित क्या सवाल आ सकते हैं ये हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी उसे सॉल्व करेंगे और ये अगला सवाल होगा। और कोई टॉपिक आपको लगता है कि इस पे कंफ्यूजन हो रहा है पूरी एनसीईआरटी के बेस पर कोई चैप्टर पे, तो आप कमेंट करिए। और क्या चाहिए कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो ऐसा नहीं कि मैं आपको सब कुछ आपको दे रहा हूं, बट आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, अब आपको इवैल्यूएशन करने की देरी है, मूल्यांकन करने की देरी है। मूल्यांकन करिए, खुद को बताइए कि आप ये चीज कर रहे हैं, खुद को बताइए कि ये चीज आपकी हो गई है। और इसमें से जो नहीं बन रहा हो, आपके पास वीडियोस हैं, पूरी उम्मीद की क्लास पड़ी हुई है, आपके पास कोई बैच होगी तो बैच की क्लासेस पड़ी हुई है, जाके इसे रिवाइज करिए, नोट्स देखिए और कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, अपना बहुत ध्यान रखें, बाय बाय।